खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना की एक मूर्ति लगनी थी और मूर्ति लगनी थी तो इसमें विवाद क्यों पैदा हुआ? अब ये सोचने वाली बात है कि ये विवाद क्यों पैदा हुआ। विवाद शुरू हुआ वक्फ बोर्ड की तरफ से, जो इस वक्त वैसे ही विवादों में चल रहा है। लगातार अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं किस तरह से वक्फ बोर्ड को समर्थन मिल रहा है और उनको समर्थन देने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब भाई मूर्ति लगनी थी और डीडीए की जमीन पर लगनी थी तो दिक्कत क्या हो सकती थी। लेकिन अब बात तो यह है ना कि वक्फ बोर्ड को तो पूरे अधिकार दे दिए गए हैं और वो अधिकार जब कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने सत्ता में रहते हुए बेइंतहा संपत्ति, बेइंतहा अधिकार दिए थे और उसी का फायदा उठाते हुए वक्फ बोर्ड अभी तक हर चीज पर अपना अधिकार जमाता रहा। लेकिन अब जब डीडीए की संपत्ति थी तब भी वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये संपत्ति हमारी है, यहां मूर्ति नहीं लगेगी। उसके बाद मामला जाता है अदालत में। अदालत की तरफ से सीधे तौर पर बताया जाता है कि मूर्ति लगेगी क्योंकि डीडीए की जमीन है। और क्यों लगेगी उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस पर विवाद खड़ा हुआ। कल रात से एक वायरल वीडियो डाला जाता है सबके मोबाइल पर दिल्ली की जनता को और खासकर मुसलमानों को भड़काने के लिए, और उसमें जुमे की नमाज का जिक्र होता है कि ये मूर्ति बिल्कुल नहीं लगने देनी है। और जैसे ही ये मार्केट में आता है एक मैसेज सबके मोबाइल पर, तो बस दिल्ली का जो ईदगाह है वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। नौबत यहां तक आ जाती है कि एमसीडी को कार्रवाई रोकनी पड़ी और एमसीडी को मूर्ति जो लगाई जा रही थी वो कार्रवाई भी रोकनी पड़ी। तो मतलब कोर्ट से ज्यादा आगे बढ़कर अब ये सब हो गया है कि आप धरना दो, प्रदर्शन दो, कोई एक आपको मैसेज आए और उसके बाद आप हल्ला मचा दो और जुमे की नमाज का जिक्र कर दो। तो ये मुद्दा आज सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी अलग तरीके से इस पर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी की तरफ से अपना एक मुद्दा रखा जा रहा है, दलील दी जा रही है। लेकिन हम जरा इस मुद्दे के साथ साथ खंगालने की कोशिश करेंगे देश भर में जो हर जगह पर वक्फ बोर्ड ने, ये तो एक तरीके से झांकी है, पूरे देश में वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसा ही हो रहा है और नेता जो हैं वो वैसी जैसे वो उनको पूरी तरह से तरजीह दे रहे हैं और कह रहे हैं ये तो मुसलमानों के खिलाफ देश में एक आतंक भरा माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कैसे हो रही है? कौन है जो इनको भड़का रहा है? कौन है जो ये साजिश रच रहा है कि एक वीडियो दिया जाए, एक मैसेज दिया जाए और मुसलमानों को बताया जाए कि आइए एकजुट होइए और पूरा सबको हिलाकर रख दीजिए सत्ता को। तो ये जो साजिश है आज इसका जरा पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी और हम जरा उन तस्वीरों और बयानों पर भी इस वक्त पहले नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचक्र रच के, साजिश करके वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति, झांसी की रानी की मूर्ति वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बीजेपी के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, देशभक्तों का अपमान देशद्रोह है, देशभक्तों का अपमान राष्ट्रद्रोह है, देशभक्तों का अपमान इस देश के साथ गद्दारी है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार और संजय सिंह हाई कोर्ट में फटकार खा चुकी सांप्रदायिक संस्था के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो ले रहे हैं लेकिन गुलाम गौस खां और खुदा बख्श की मूर्ति लगाने का भी विरोध कर रहे हैं। ये है सच्चाई जो संजय सिंह को नहीं पता। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ यूजर निकाल दिए। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नताइज बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं।
वक्फ बोर्ड में कानून बने और कानून में गरीब मुसलमान महिला को, पसमानदा को जगह मिले और वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन न करे, क्योंकि जब लोग गए थे बंटवारे के समय वो जमीन हिंदुओं का था, उसको वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती ले लिया और कांग्रेस ने उसे कानूनन इतना अधिकार दे दिया कि जो खाता न बही, जो बफ कहे वही सही। सवाल ये पैदा होता है कि कौन है वो आखिर जो दिल्ली के माहौल को गड़बड़ाना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है। तो कभी मस्जिद को लेकर के और कभी मंदिर को लेकर के और कभी अब जब मूर्ति लग रही थी, और ये किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी, किसी धर्म के किसी भी देवता की मूर्ति नहीं थी, तो इस पर लेकर के वायरल वीडियो, वायरल मैसेज, एमसीडी के हाथ पकड़ लिए गए, अदालत तक मामला पहुंचा दिया गया और जैसे ही फिर आज काम शुरू हुआ फिर एकदम दंगे जैसी नौबत कर दी गई। कौन है इसके पीछे आखिर, तलाशने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हमारे साथ परमिंदर सेठी जी हैं जो कि समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा मुर्तजा अली जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ हैं और वक्फ बोर्ड बिल उसका विरोध करने के लिए अभी इनकी आवाज काफी मुखर हो रही है। मुर्तजा जी, शुरुआत में जरा आप ही से करना चाहूंगी, आखिर कौन है जो मुसलमानों को भड़का रहा है, कभी वायरल वीडियो के जरिए, कभी मैसेज के जरिए, और वीरांगना की मूर्ति भी ना लगे इसके जरिए भी? कौन लोग हैं ये आखिर, किनके हाथों में खेला जा रहा है? देखिए, भड़काने का सबसे ज्यादा काम तो सत्ता पक्ष और भाजपा जो केंद्र में शासित है और तमाम प्रदेशों में जो इसका हुकूमत कर रही है, वो इस तरह के नए नए एजेंडे लेके आती है जिससे कि देश का और प्रदेश का माहौल खराब होता रहता है। तो सबसे ज्यादा जो माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है वो केंद्र शासित और भाजपा जहां भी राज्य में शासित है वहां पर ये काम नए नए तरीके के हथकंडे अपना के, एक नई तरीके से पॉलिसी ला के, एक नया सिस्टम ला के पब्लिक को दूसरा समझाती है, जबकि हिडन इनका मकसद दूसरा रहता है। रही बात थी कि देश के शहीदों की, वीरानों की मूर्ति लगाने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए और वो कहीं भी लग सकती है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उसको है। मगर इसके पीछे, इनके पीछे जो साजिशें होती हैं, जो इनका मकसद होता है, कौन सी साजिश, कौन सा मकसद? दिल्ली में अगर वीरांगना की मूर्ति ईदगाह पर लगनी थी तो कौन सी इसके पीछे साजिश चल रही थी? ये बताइए, 2014 से एक घटना का बताइए जहाँ कहीं मूर्ति लगी हो, किसी ने विरोध किया हो? कहीं का कोई घटना बताइए आप 2014 से पहले की। आज की बात कीजिए ना सर मुर्तजा जी, आज तो विरोध हो रहा है, एमसीडी को रोकना पड़ा ना। खाई खोदने का काम किया जा रहा, लगातार देश में जो सद्भावना है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा, लगातार इस तरह की गलत जो तमाम बेसिक मुद्दे हैं देश के, उससे भटकाने का काम किया जा रहा है। ये कौन लोग कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, ये भी जानने की हमें कोशिश करने की जरूरत है। वही कोशिश तो कर रही हूं मैं आपसे, वही तो मैंने पूछा, कौन लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं? यही है, बीजेपी के लोग हैं, केंद्र में शासित लोग हैं, प्रदेश में शासित है। अरे बीजेपी ने क्या किया? इस मूर्ति को लगाने के पीछे बीजेपी कहां से आ गई थी? वक्फ बोर्ड से इनका क्या मतलब? वक्फ बोर्ड में ये क्या करना चाहते हैं? कोई प्रॉपर्टी, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मरने के बाद चाहता हूँ कि मैं सवाब का जरिया बना रहे, इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता हूँ। ये कब्रिस्तान हो जाए, इसमें बन जाए, इसमें मस्जिद बन जाए, इसमें कुआं खुद जाए या स्कूल बन जाए, इससे जो आवाम को फायदा पहुंचेगा उससे मेरे मरने के बाद मुझे सवाब मिलेगा मेरा। तो उसमें सरकार को घुसने की क्या जरूरत पड़ गई? ये पूरा प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा? ओके, रोहन गुप्ता जी, मैं आपको डिबेट में लेना चाहती हूँ। ये दिल्ली का मसला, क्या इसका भी वक्फ बिल जिसका विरोध हो रहा है उसी के साथ कुछ लिंक था? क्योंकि हमने बात कहाँ से शुरू की, लेकिन अब तो बात सीधे यही आ गई ना कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे घर में घुसा जा रहा है, जो ओवैसी कह रहे हैं, और यही बात मुर्तजा जी भी कह रहे हैं। देखिए, पूरे देश में एक हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को गुमराह करने का एक साजिश हो रही है, उसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, सालों से होता आ रहा है। ओवैसी जी को लगा कि अब जो उनकी है माइनॉरिटी वोट बैंक खतरे में आ गई है,
तो उन्होंने वक्फ बोर्ड का विरोध चालू कर दिया और एक भड़काने का चालू किया कि हमारी मस्जिद ले जाएंगे। अरे कहाँ पे लिखा है? आप वक्फ बोर्ड आप बिल में पढ़िए, एक ट्रांसपेरेंसी की बात की है, पारदर्शिता की बात की है, जवाबदेही की बात की है, और इसका फायदा मुसलमान भाई बहन सारे समाज जो है सबको उसका फायदा होगा। पर इनको जानबूझ के डर पैदा करना है, भय पैदा करना है कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, जवाबदेही होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, इसका फायदा सारे समाज को मिलेगा। और जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ है वो इसका ट्रेलर है सीमा जी के क्या दुरुपयोग हो सकता है, इसका एक ट्रेलर आ गया आपके सामने कि देखिए ये भी हो सकता है। मुद्दा यहाँ पे जो सही है वो सही है। देश का संविधान, देश का कायदा, देश का जो न्याय तंत्र है वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं है। उसके मुताबिक जो भी सही है वो होना चाहिए। उसको धर्म से जोड़ के, उसको जाति से जोड़ के उसके ऊपर विरोध करना, किसी के लिए अन्याय की बात करना, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये कहीं ना कहीं एक राजनीति है, इसको रोकना पड़ेगा। जो सही है वो होना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ हम सबको खड़ा रहना चाहिए। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का जो ड्राफ्ट आया है सीमा जी, पूरे देश के सामने सरकार ने रखा हुआ है, करोड़ों सजेशंस आए हैं, जेपीसी उसके ऊपर बात करी है, सब लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है, उसके बाद आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई थोप दिया गया। फिर क्यों आप डर पैदा कर रहे हैं मुसलमान भाई बहनों में? जब ट्रिपल तलाक आया तब भी इन्होंने यही किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हुआ? आज बहनें खुश हैं, उनको अधिकार मिल रहा है। तो जब कोई चीज बेहतरी के लिए होती है, हमारे देश में हमारा न्याय तंत्र, हमारा संविधान सर्वोपरि है, उसके तहत जो भी सुधार होना चाहिए, वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, उसको हमको रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। और विदाउट एविडेंस, विदाउट उसके सामने कि आपके सामने तथ्य हो, इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए। हमारा एक संवेदनशील देश है। वोट बैंक की राजनीति में धर्म और जाति को तोड़कर, जोड़कर, डर पैदा करके, डर का माहौल करना मुझे नहीं लगता है कि बातचीत है। और देश की जनता और हमारे मुसलमान भाई बहन जानते हैं कि इस प्रकार की राजनीति से ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने का जो विफल प्रयास कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देश की जनता इस बार। संदीप जी, मैं जरा आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि 1954, 1995, 2013 तीनों बारी में एक बार जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने शुरुआत की, उसके बाद नरसिम्हा राव और उसके बाद मनमोहन सिंह। पूरा जो अधिकार, पूरा हर किसी संपत्ति पर हाथ रख दो, वो मेरी संपत्ति हो जाए, और उसके बाद आप कोर्ट तक भी बहुत बाद में जाएंगे, लड़ते रहिए सालों साल। ये अधिकार तो सारे आप ही की पार्टी ने दिए थे। अब अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, भाई भाई के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश हो रही है, तो मतलब तमाशा देखा जा रहा है। नहीं, देखिए, किसी भी प्रकार के जो भी कट्टरपंथी हैं, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे वो जो है हिंदू कट्टरपंथी हो, कट्टरपंथी का कभी कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है, किसी भी कट्टरपंथ का। कांग्रेस मोहब्बत की पार्टी है, प्यार की पार्टी है, और मोहब्बत का हम फसाना गाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये जो विषय है, विषय को घुमाया जा रहा है, मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, रोहन जी को पता होगा, वो अहमदाबाद में रहते हैं, हमारे साथी रहे हैं, अभी तक तो कुछ दिन पहले तक हमारी पार्टी में रहा करते थे। तो मोदी जी बेकार थे, सारी नीतियां खराब थी, अब जो है पता नहीं कौन से कंदरा में गए, उनका मन परिवर्तित हुआ, विचारधारा बदली, अब अच्छे हो गए। अरे कौन सा बेनिफिट? उस बात से इसका क्या लिंक है? मैं बता रहा हूँ, मेरी विचारधारा वही है, बता आपकी रहा विचारधारा हूँ। बदली है। आप देश के साथ वो कर रहे हैं, तुष्टीकरण मत करिए और मुद्दे पे बात करिए। आप मुद्दे पे बात करिए कि तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं, और वो तुष्टीकरण के खिलाफ ही मैं क्या हूँ, क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आप मुद्दे पे बात करिए कि तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का क्यों विरोध कर रहे हैं। मुझे 3 मुद्दे गिनाइए जो वक्फ बोर्ड बिल में गलत है, जिसका विरोध करना चाह रहे हैं। 3 मुद्दे गिना दीजिए। हम तो आप 3 मुद्दे गिना दीजिए। तुष्टि सुन लीजिए, अगर आप कौन सा, किस पे, कौन सा नियम कानून है, किस पे हम बात करें? बताइए ना, आपने ड्राफ्ट पढ़ा है, वक्फ बोर्ड का ड्राफ्ट पढ़ा है आपने, उसमें कौन सा आपको प्रावधान गलत लग रहा है वो बताइए। पहले प्रावधान, अरे साहब पहले प्रावधान तो है, वो कोर्ट में जो है हमारे संसद में डिस्कशन होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो फिर क्यों आप डरा रहे हैं, क्यों मुसलमानों को डरा रहे हैं? अरे हम नहीं डरा रहे हैं, आप पहले शांति से सुनिए। अरे मैंने साहब आपको सुना, गुप्ता जी, मुझे पता है मोदी जी आपके पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी के मुद्दे पे बात करिए, जिस मुद्दे पे डिबेट में है उस पे बात करो। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसमें यह बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपने कहा सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण, और उसके बाद क्या आप तुष्टीकरण करते थे क्या 1 साल पहले? क्या आपको कांग्रेस की विचारधारा में तुष्टीकरण नजर आता था? भाई साहब, कांग्रेस की विचारधारा तुष्टीकरण की है, तुष्टीकरण के साथ में नहीं कर रहा हूँ, देश के खिलाफ नहीं जाऊंगा मैं। देश से आप लोग गद्दारी कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हर जगह तेलंगाना में जाके आपने माइनॉरिटी का जो बजट बढ़ा दिया, संक्रांत का बजट बढ़ा दिया, कर्नाटक में भी वही किया। ये बंद करिए, डराने का, देश को डराने का काम बंद करिए, मुद्दे पे बात कीजिए। हिंदू मुसलमान को मत डराइए, आपकी राजनीति के लिए मत करिए आप। संदीप जी पॉइंट पर रहिए ना, संदीप जी पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए दोबारा से। बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ रीमा जी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि विषय ये है
कि जो रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लग रही है वो कहीं से हटा कर आ रही है, वहां पर लगने की बात हो रही है। और ये निर्णय जयप्रकाश जी जो कि पूर्व मेयर थे, उनका 2020 का 8 जून 2020 को बयान है कि वह जो है झंडे वलान से रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति हटाकर और जो है हम इसको किसी चौक पर स्थापित करेंगे, उसके बगल में पार्क में। अब ये बताइए कि इसमें आप क्यों वहां से मूर्ति हटाना चाहते हैं? क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय है वहां पे, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई जी को आप नहीं देखना चाहते हैं क्या? वह मतलब गजब बात। इसको कहते हैं संदीप जी, इसको कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के आधार पर देश को बरगलाना और गुमराह करना। पहली बात, आप एक मिनट सुनिए, नहीं आपने पहला ही पॉइंट ऐसा रख दिया जिस पर मुझे आपको टोकना पड़ेगा। आपको यही नहीं पता है कि अगर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, उसके रास्ते में अगर कुछ भी ऐसी चीज आ रही है तो उस पर एक पूरी कार्रवाई होती है। और क्योंकि वीरांगना की मूर्ति उसके अंडर में आ रही थी तो डीडीए को यह कहना पड़ा कि ठीक है हमारी जमीन पर आप लगा दीजिए वहां से हटाकर। और अदालत ने तो माफीनामा तक मांग लिया ना जिन्होंने इसको लेकर के अपोज किया। लेकिन आपके पास एक मैसेज आता है, फिर आप उसको सत्य मान करके उसी की दलील देते हैं चैनल पर। आपको लग रहा है सही है? लॉजिकल बात करनी चाहिए। रीमा जी, पहली बात तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा तो संजय सिंह कोई भगवान नहीं है ना भाई, उनको भी ज्ञान हो सकता है व्हाट्सएप का। रीमा जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि मेरी बात आ जाने दीजिए, फिर आप जो भी कहेंगे। गलत बात बोली ना आपने, क्योंकि आपने मैं चैनल पे गलत बात नहीं चलने दूंगी ना भाई। अगर दर्शकों को आप ये बताएंगे कि बीजेपी का क्योंकि वहां पर आरएसएस का मुख्यालय है इसलिए वहां से मूर्ति हटाई जा रही है, ये गलत जानकारी है। अब सही जानकारी जो है वो देनी चाहिए। चलिए वो आप करेक्ट कर दीजिएगा या भाजपा के लोग करेक्ट कर दे। सिंधु प्रसाद नहीं, भाजपा के और बीजेपी के किसी की इसकी बात ही नहीं है, इसमें तो देश की बात हो रही है। और सच्चाई वो तो कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं सामने। रिक्वेस्ट है 20 सेकंड में बात कंप्लीट जल्दी जल्दी। हाँ जी, मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसकी दूरी बता सकता हूँ, जो वहां पर मूर्ति है वहां से कार्यालय कितनी दूर है, उसके बाद उसको शिफ्ट करने की जो बात बताई गई वो कितनी दूरी है किलोमीटर में। मैं सारा लगभग 1.5 घंटे मैंने यही देखा कि जो बातें हो रही है उसमें फैक्ट कितने हैं। ओके, क्या फैक्ट है फिर? फैक्ट ये है कि जहां पर पहले कहा गया जिस चौक पर लगाने की बात कही गई उससे 1.5 किलोमीटर दूरी पर आज लगाने की बात हो रही है। जहां पर जो है झंडे वलान की जो बात कर रहा हूं, बिल्कुल वो देश बंधु मार्ग पर उनका कार्यालय है और ये जो है रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर जो है मूर्ति लगी हुई है उसी चौराहे पर लगी हुई है। तो मतलब आपका कहना है संजय सिंह जो कह रहे हैं वो सच है। मेरे साथ एक मिनट वीएचपी की तरफ से वीएचपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए, विनोद बंसल जी, क्योंकि आपने बात अब वीएचपी, आरएसएस और तमाम आपने संगठनों की करी। विनोद जी, सच्चाई क्या है ये मूर्ति की? पहले तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1.5 किलोमीटर का दायरा था, हर चीज पर झूठ बोला गया। सच्चाई क्या है? रीमा जी, देखिए बड़ा गंभीर मामला है और देखिए वक्फ बोर्ड के कुकर्मों के बारे में दुनिया में पहले इनको बताइए कि मसला क्या है। अरे जैन साहब, समझ रहे हैं, पहचान तो रहे होंगे ना। जैन नहीं है उनका नाम, विनोद बंसल है। नहीं, कौन है जैन? वही बंसल जी, पूछिए कि जैन है कि नहीं है। जैन है वो। अरे तो कोई भी हो, अपनी बात तो रखने दीजिए उनको। जबरदस्ती हिंदुओं के संदीप जी, अपनी बात तो उनको रखने दीजिए। संदीप जी एक मिनट, अपनी बात रखने दीजिए। आपसे सवाल हो चुका, हम लोग अपना धर्म देख लीजिए। आपसे सवाल हो चुका संदीप जी, अब म्यूट कर रही हूँ आपको। चलिए विनोद जी। रीमा जी, मैं इनकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, इनफैक्ट क्या क्या बोला है इन्होंने। लेकिन मैं एक बात देखिए, पहले बात को एक एक करके समझ लेते हैं ना। डीडी न्यूज है, कोई मछली बाजार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये गंभीर मुद्दा था। आप हमें बताएं कि जो रानी लक्ष्मीबाई का चौड़ीकरण है उसका जो ट्रैफिक जाम की समस्या से पूरी दुनिया पूरा जो राजधानी है जूझती है, उससे निजात पाने के लिए एक अंडरपास बनना है। अंडरपास के लिए क्या, कभी जब मूर्ति है वो मूर्ति कहीं हिलेगी तो इसलिए उसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए कहा गया भाई, डीडीए ने कहा भी ठीक है ये जमीन हमारे पास है, आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। वहां पे शिफ्टिंग की बात हुई। उसके बाद में कुछ जो वक्फ बोर्ड के पैरोकार थे वो हाई कोर्ट पहुंच गए। लोअर बेंच ने उसको निर्णय दे दिया कि नहीं वो मूर्ति वहीं रहेगी। उसके बाद ये अपर बेंच पे पहुंच गए तो 2 जजों की बेंच ने कल उनको अच्छी तरह से दुत्कार दिया और यहाँ तक कहा गया माफी मांगो, अन्यथा तो तुम्हारे साथ कार्रवाई कर देंगे। तो उसके बाद वो दुत्कार खा के वापस आ गए। लेकिन आप देखिए कि इतना कुछ दुत्कार खाने के बावजूद भी
वो जो जिहादी तत्व हैं, न तो उनको डेवलपमेंट की चिंता और न ही कोर्ट के निर्णय की चिंता, न देश के संविधान की चिंता और न ही वीरांगना लक्ष्मीबाई के अपमान की चिंता। आप देखिए कि ये जो कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी और जिहादी तीनों का गठजोड़ एक देखिए कितना जबरदस्त है। तीनों मिलकर के माता वीरांगना लक्ष्मीबाई का जो अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने छोटे से बच्चे को विनोद जी, आई थिंक सिग्नल का इशू है। ठीक है, आप सोचिएगा, हाँ, बांध करके युद्ध माता है, डीडीए लगवा रही है, संपूर्ण समाज उसके साथ खड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी उसकी पैरोकारी करने के लिए कौन है? कभी दिल्ली के मेयर हैं, कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और उनके साथ तालियां बजाने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुझे समझ में नहीं आता अगर कांग्रेस को क्या हो गया। ये तो कांग्रेस ऐसी नीति है, कहते हैं मैंने तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था हमने। वो जो जिहादी भी बार बार जो है ना, लगातार वो मुसलमान ये कहते हैं कि हमने जो है ना भारत को जो अपने स्वतंत्र करवाया, लेकिन जब वीरांगना की बात आती है तो उस पर कीचड़ उछालते हैं। ठीक है। अब रही बात इसकी, जो संदीप जी कह रहे थे कि आरएसएस के मुख्यालय से कितनी दूरी है, तो मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूं कि आरएसएस के मुख्यालय से जितनी दूरी, अभी तो खैर बना नहीं है, वो बनने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, उस आरएसएस के नवनिर्मित मुख्यालय से जितनी दूरी अभी चौराहे की है ना, उतनी ही दूरी उस जगह की भी है जहां पर ये लगने शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, तो लाउड एंड क्लियर क्लैरिटी इतना जरूर है कि इनको शायद पता नहीं ज्योग्राफी ना, ये थोड़ा समझ लें, पढ़ लें, समझ लें, ज्यादा ठीक है। सुनी सुनाई पे बात ना करें। ठीक है संदीप जी, अब रुकिए एक सेकंड, परमिंदर सेठी के ऊपर क्योंकि हमला हुआ, एक मिनट रुकिए। परमिंदर सेठी जी, कौन है जो झूठ की दुकान चला रहा है? संजय सिंह ने जो झूठ की दुकान एक तरीके से चलाई, जिसमें रोहन गुप्ता जी की पार्टी को लाया गया, आरएसएस को लाया गया और देश को भी गुमराह किया गया, और एक झूठ की दुकान कल रात से चल रही है, वायरल वीडियो, वायरल मैसेज के जरिए। एमसीडी तो आप ही की है, एमसीडी को कार्यवाही रोकनी पड़ी। चल क्या रहा है ये? इस तरह से जो देश को गुमराह करा जा रहा है, देश के देशभक्तों का जो अपमान करा जा रहा है। अब देखिए, चुनाव आने का समय है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है वो जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे जो राजनीति करते हैं, घटिया राजनीति करते हैं, कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल बने जिससे कि लोगों के अंदर एक मैसेज आए कि जो बाकी लोग हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी है या दूसरी पार्टी के लोग हैं, देश की वीरांगना, देशभक्त रानी लक्ष्मीबाई का अपमान करने का काम जो वीएचपी आरएसएस कर रही है। संजय सिंह ने भी ये बात क्लियर करी है। अगर उनकी मूर्ति को शिफ्ट, अरे आप अपने समय पे बोलिएगा भाई साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर उनको शिफ्ट करने का काम था तो शांतिपूर्वक तरीके से उसको शिफ्ट किया जा सकता था, कहीं और भी किया जा सकता। अगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर जमीन वक्फ बोर्ड की भी है, अगर मुसलमानों के साथ आप कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करते तो वहां पे भी मूर्ति लगाने में मैं समझता हूं मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप देश के अंदर एक माहौल बनाना चाहते हैं, आप चुनाव के समय एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि आपकी राजनीति इस तरह की है कि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों को ये कहना चाहते हैं। एक सेकंड परमिंदर जी, नहीं, ये आप ये कह रहे हैं कि कल रात को जो मैसेज वायरल हुआ, जिसके बाद दंगे तक भड़कने की नौबत आ गई, वो बीजेपी वालों ने करवाया था? बीजेपी ने? एक सेकंड, वो मैसेज बीजेपी के नेताओं ने दिया था? नहीं, देखिए एक्शन के आगे रिएक्शन होता है। अगर आप जिस तरह के एक्शन करोगे, किसी कम्युनिटी का अपमान करोगे, किसी के ऊपर किसी चीज को थोपने का काम करोगे, उसको नीचा दिखाने का काम करोगे, तो उस एक्शन के आगे रिएक्शन होंगे। लेकिन अगर आप सम्मान के साथ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं समझता हूं वो किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति वक्फ बोर्ड की जमीन पे भी लग सकती थी और दूसरी जगह भी लग सकती थी। आप लोग इस तरह की राजनीति मत कीजिए। वो चीज तो क्लियर हो चुकी है ना, कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट से बढ़कर भी कुछ है क्या? अगर कोई कम्युनिटी अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई से अपमानित महसूस करती है, तो उस कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को भारत के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, आप इस बात को समझिए, बिना मतलब पे एक देश के अंदर हिंदू मुसलमान का माहौल कराना, खराब करना, अपने भाईचारे को खराब करना, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी बन गई है। और पूरे देश को इस बात का पता है कि आप देश का माहौल खराब करते हैं, कभी फौज के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पे। आप इस तरह की राजनीति को छोड़ दीजिए, और देश की जनता ने आपको जवाब दे दिया है। देश की जनता ने रोहन गुप्ता जी,
ये जो अगर वायरल वीडियो या वायरल मैसेज आता है, एक तरफ जाकिर नाइक भगोड़ा कोई मैसेज डाल देता है, उसके बाद वो कहता है सब मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। अब सरकार केंद्र में आपकी है, ये तो सनसनीखेज मुद्दे चल रहे हैं ना। वक्फ बोर्ड बिल जब से लाने की तैयारी हुई, जब से बिल को लेकर के स्टैंडिंग कमेटी और तमाम जेपीसी और ये सब हुआ, उसके बाद से ही ये सब हो रहा है। तो कंट्रोल किसका है रोहन जी? देखिए बात ये है कि एक मिनट विनोद जी, एक सेकंड आ रही हो आपके पास, रोहन जी से सवाल है अभी। हाँ, मेरा एक ही कहना है, मैंने पहले भी कहा कि वक्फ बोर्ड जो बिल लाया गया उसमें एक मुद्दा, एक जेपीसी क्रिएट की गई, सबको बोला कि आप सजेशन दीजिए। ऐसा नहीं है कि लॉ हो गया है, अभी एक प्रपोज्ड बिल है, सबके उसमें सजेशंस मांगे गए। राजनीति किसने चालू की? एमआईएम ने चालू कर दी कि आपकी मस्जिद छीन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डराने का काम कौन कर रहा है? आज तो सजेशन और इनको चुप करवाइए, कोई डिबेट करने का तरीका आप बीच में क्यों बोलते हैं संदीप जी? संदीप जी आप बीच में क्यों बोलते हैं? संदीप जी बीच में नहीं बोलना होता है किसी के। ऐसा है कि रीमा जी, सबसे बड़ी चीज है भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनको वेट करना चाहिए। 1.2 करोड़ जो सजेशंस आए हैं, क्या सजेशन जेपीसी कंसिडर करती है, क्या नहीं करती है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उसके बाद कहे ना, इसका फायदा होगा, मैं बता रहा हूं पूरे मुस्लिम समाज को फायदा होगा। पर पहले समझना पड़ेगा, जो आज इनके आका बन के उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनको किसी के मुसलमानों की नहीं पड़ी है। उनको मालूम है कि महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, उनकी दुकान बंद होने वाली है, इसलिए उनको मजबूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का भड़काने की राजनीति देश में होनी चाहिए। जो संविधान के हिसाब से, आप तो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, फिर संविधान में भरोसा रखिए, देश के न्याय तंत्र में भरोसा रखिए। मुर्तजा जी, जो सही होगा वो होगा। ठीक है मुर्तजा जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, जिस बात का जिक्र रोहन गुप्ता जी कर रहे हैं, सिर्फ वही मैं जानना चाहती हूँ। इतना ज्यादा जो बवाल और इतना ज्यादा जो विवाद पैदा करने की कोशिश है पूरे देश में, जितनी भी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, मुझे सिर्फ आप 5 बड़े अस्पतालों के नाम बता दीजिए जो वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति से देश में जो गरीब तबका है, जो देश की आवाम है आपकी सबकी, उन सबके इलाज के लिए कुछ पैसा लगा करके बना दिए हों। 5 बड़े अस्पताल बता दीजिए। अभी तो आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मगर कुछ मैंने जो थोड़ा सुना मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आप पूछ रही है वक्फ बोर्ड ने 5 अस्पतालों के नाम बता। 5 बड़े अस्पताल, हाँ 5 बड़े अस्पताल। तो ये वक्फ बोर्ड के किसी मेंबर को बैठाई होती तो वो आपको सही जवाब देते हैं। तो आपको सिर्फ समर्थन ऐसे ही करना है, मतलब सिर्फ समर्थन के नाम पर समर्थन देना है और देश में विवाद पैदा करना है। आप बार बार जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, केंद्र में किसकी सरकार? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कोई चलाते तो बताते। व्हाट्सएप का कंट्रोल इनका नहीं है। सेवा ये तो दोनों विपरीत विलोम शब्द हैं। वायरल क्यों चलते हैं, ये वायरल मैसेज चलते हैं, वक्फ बोर्ड और सेवा, वक्फ बोर्ड और सुरक्षा, वक्फ बोर्ड और स्वास्थ्य, सारे विलोम शब्द हैं। एक एक करके प्लीज। और वक्फ बोर्ड के बारे में पहले तो हमको और आपको जितने भी बैठे हुए सबको समझना पड़ेगा क्या वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या है। कुछ भी बैठ के कुछ भी बोल देना बहुत आसान है। अरे तो मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, आप समझाइए ना, हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तभी तो ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए मैंने आपको बिठाया है कि आप बताइए कि वक्फ बोर्ड ने आज तक देश के लिए क्या किया, देश की जनता के लिए क्या किया। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। रीमा जी, ज्ञान को तो मदरसे में टांग क्या है ये? मुर्तजा जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, बताएं। मैं कह रही हूँ अपने ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए ही तो मैं आपके पास आई हूँ, पूछने के लिए सवाल कि बताइए देश में क्या कंट्रीब्यूशन है वक्फ बोर्ड का। देखिए, देश के विकास में हर व्यक्ति का योगदान है। जब देश के हर व्यक्ति अपना योगदान देता है तभी देश महान बनता है। सिर्फ एक आदमी के दान करने से कोई महान नहीं बनता। और वक्फ बोर्ड ने भी बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, हमारा लोकतांत्रिक मुल्क सरकार ने कितने कब्रिस्तान बनाए आज तक, बताइए। अच्छा, सवाल के बदले सवाल। ये धार्मिक देश है, यहाँ सनातन धर्म है, जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म का आप दावा करते हैं। सनातन धर्म उस धरती पर हम लोग रहते हैं, यहाँ इस्लाम रहता है। बताइए कौन सी सरकार ने कितनी मस्जिदें बनाई, कितने मदरसे बनाए और कितने क्या किया।
ये लोगों के योगदान से तो चल रहा है। आप तो ये क्या इनका विकास है? देखिए कब्रिस्तान रीमा बनाते हैं। जी, आप देखिए अब ये कह रहा है कि ये मदरसे मस्जिद भी सरकार बनाएगी। वाह। उनसे पूछे कितना कब्रिस्तान बनाया? बताइए विनोद ये तो जी, पहले बताइए। लोगों ने ओके, जो प्रॉपर्टी दान ठीक है, की बता रहे हैं आप पर तो ये नहीं बता कब्रिस्तान पाए। बन रहा है। ये आप ऊपर ये अस्पतालों सरकार के बन बारे रही में है। एक के बारे में भी नहीं बता पाए। एक अस्पताल का नाम बता दीजिए। सरकार बनाती है। अरे एक अस्पताल का नाम भी नहीं, 5 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, एक अस्पताल का नाम। रीमा जी भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। अरे प्लीज विनोद जी, मत अपना ईयर टाइम खराब करिए। इनके पास नहीं है कुछ। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये वक्फ बोर्ड है, ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ संपत्ति हड़पना है, संपत्ति हड़प के और जिहादी अड्डे चलाना है, देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनाना है, आतंकवादों के अड्डे बनाने हैं, जकात के माध्यम से विदेशी फंडिंग जनरेट करनी है, लोगों को डरा करके अपने पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है। तो आप आखिरकार ये सेवा का, सुरक्षा का, संस्कार का या कोई स्वास्थ्य का काम कैसे कर पाएंगी मेरी बहन? ये तो बहुत आपने बेमानी बात कर दी। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। नहीं, देखिए देश को जानकारी देना बहुत जरूरी है विनोद जी, देश को जानकारी मिलना जरूरी है। और इसीलिए मुर्तजा जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, जो कि वक्फ के मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, मैं लगातार देख रही हूँ कि वो अपना उनकी एक्सपर्टीज है इन मामलों में, मैं इसीलिए उनसे जानना चाह रही थी, क्योंकि देश की जनता भी जानना चाहती है कि एक्सपर्टीज कितनी है इनकी। 8 लाख करेगा तो बताएंगे ना जी। 8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अगर उसकी बात होती है, तो उस संपत्ति में से कोई एक अस्पताल नहीं बन पाया क्या मुर्तजा जी? बन ही नहीं सकता। अरे विनोद जी बोलने दे, मुर्तजा जी जवाब दीजिए ना। अब आप तक आवाज तो आ रही है, मैं देख पा रही हूं, लेकिन आंकड़ा नहीं है शायद। अगर बनेगा तो हिंदुओं का खतना करेगा, फिर और कुछ नहीं करेगा वो। चलिए ठीक है। संदीप जी मैंने जो 3 सालों का जिक्र किया, 1954 में जब बनाया गया वक्फ बोर्ड, 1995 में जब और अधिकार दिए गए, और 2013 में जब बेइंतहा अपार तरीके से उनको सारे अधिकार दे दिए गए कि आप पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्या इन तीनों सालों में और उसके बाद से लेकर अब तक कोई एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई थी कि जो हम पैसा दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, कब्जा करने का अधिकार दे रहे हैं वक्फ को, तो सरकार की ये भी तो जिम्मेवारी है कि पूछे कि भैया आप गरीबों के लिए क्या काम कर रहे हो, मजलूमों के लिए क्या काम कर रहे हो, देश में इस संपत्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है? या सिर्फ वोट बैंक को निगाह में रखते हुए मनमोहन सिंह भी जाते जाते करके गए, नरसिम्हा राव ने भी किया, और जवाहरलाल नेहरू ने तो नींव ही रख दी थी। क्यों संदीप जी? चलिए मैं जवाब देता हूँ। हाँ, देखिए कोई भी रिलीजन हो, उसमें धार्मिक कार्यों के लिए लोग दान देते हैं, जिससे हमारे यहाँ देखिए आप एक तरीके से सनातन को सनातनी, अरे बीच में कुतुर मत करिए बंसल जी। हाँ रामलला ट्रस्ट। संदीप जी वो ट्रेंड आपने शुरू किया, आप हर किसी के बीच में बोलते हैं, इसलिए आपके बीच में बोला जा रहा है। अब अगर आप भी अपने ही बीच में बोले, नहीं रीमा अपनी ही बारी में आप भी बोलिएगा, तो आपके बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। रोहन गुप्ता बोल रहे थे तो आप बीच बीच में बोले जा रहे थे ना, तो आप अपनी बारी में बोलिए, सब आप अपनी बारी में बोलेंगे। वो हमारे बीच में बोले थे इसलिए मैंने बोला था। बहरहाल अभी विषय ये है कि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वो लोग अपना दान देते हैं। बहुत सारी हमारी मंदिरों को हमारे ही सनातन धर्मी लोग जो सो कॉल्ड कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं, सनातन धार्मिक और अब ये लीजिए आए हैं कब्जा करने। रामलला ट्रस्ट कब्जा कर लिया, चंपत बंसल को चंपत राय बना के अब विनोद बंसल जो है और मंदिरों पर कब्जा करेंगे। कुछ भी बोल रहे हो पाएगा। पॉइंट पर आइए ना संदीप जी, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोलना है। तो उनको कहिए शांत रहे, सुने। विनोद जी प्लीज एक मिनट अपनी बारी में बोलिए। हम आपकी असलियत जानते हैं खूब अच्छी तरीके से। संदीप जी पर्सनल मत होइए और अपनी बारी में बात कीजिए प्लीज। नहीं उनको बताइए, हमारे जो साथी हैं। अच्छा आप ना पूरे 1 घंटे के शो में ध्यान भटकाते रहते हैं, पॉइंट पर आते नहीं है, दिक्कत ये है आपके साथ में। मैंने जो सवाल पूछा उस पर आइए आप प्लीज। जवाब तो देने दें। कहाँ दे रहे हैं? चाहते कि जवाब जनता के बीच में जाए। देखिए वक्त वो हो या जो भी धार्मिक संस्थान है, चाहे वो सनातन धर्मी हो या मुस्लिम हो, सबके इस तरीके की जो है संस्थाएं बनी है, वहां पर लोग दान देते हैं, उनकी संपत्तियां इकट्ठा होती हैं, उसका संचालन करने का एक तरीका होता है, वो संचालन करते हैं। हमारे जो सनातन धर्मियों में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके पास 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़, 10,000 एकड़। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे एक सांसद है, पूर्व सांसद रहे हैं निर्मल खत्री जी, 5000 एकड़ जमीन का मसला है, 5000 बीघे के जमीन का मसला है मंदिर के और उनके बीच का। अब सोचिए कितनी जमीन होगी।
तो मेरे कहने का आशय है कि ये आप? सुनिए ना साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे कहने का आशय ये है कि वक्फ की जो संपत्तियां है आप बोलिए, वो मजहबी उनके ही अनुवाद धर्म है के लोगों ने दी हुई है, और वो हमारे आने के पहले 1923 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था। उसके बाद उनकी जो उनके काम करने का तरीका था, सरकार के गवर्नेंस में नहीं था। नेहरू जी ने उस चीज को सरकार ने अंडर में अरे लाया। ये बताओ कि अभी किस तरह सरकार से? सुनिए ना साहब, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, मंदिर नहीं होने चाहिए? बताओ कांग्रेस क्या सोचती है? मीना जी, हाँ क्या बोल रहे हैं बताइए, मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए क्या आप बताइएगा। मैं कह रहा हूँ संदीप जी सुनिए, संदीप जी, मैं कह रहा हूँ कि सोनिया जी इंदिरा गांधी से अपने, सॉरी इंदिरा जी नहीं, अभी वो तो उन्होंने तो थाली में परोस के वक्फ बोर्ड को दे दिया था सारा 123 प्रॉपर्टी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप जरा सोनिया जी से और राहुल जी से पूछिए कि आखिरकार क्या मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के अभियान में देश का साथ देंगे वो? हिंदू परिषद के लंबरदार बने हो, हम अपना धर्म देख लेंगे, आप लंबरदारी छोड़िए। अगर आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए, सुनिए, राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए ना? और मैं तो महाराज जी जो क्या चल रहा है ये संदीप जी? कांग्रेस बोल रही है, आप बोल रहे? कांग्रेस पार्टी क्या इस लेवल पर आ गई है कि सवाल क्या पूछा जाएगा और वो जवाब गौ माता, राष्ट्रीय पशु कौन हो, राष्ट्रीय पक्षी कौन हो, अब इस पर जवाब देंगे आप लोग? कांग्रेस पार्टी इस लेवल पर आ गई है अब जवाब देने में। संदीप जी, मैंने आपसे पूछा अकाउंटेबिलिटी की बात और आप कहां से कहां लेकर आ गए? पीछे गाय की फोटो बहुत अजीब लग रहा है। देश की, महाराज को लगा लेंगे नहीं कुछ में भी। अरे भाई, देश की सबसे पुरानी पार्टी अब इस पर चर्चा करेगी क्या? जानवरों का तेल मिलाकर लड्डू खिला दिया गया पूरे देश के लोगों को, मुंह में दही जम गई थी। किसने किया था? आपके लोगों ने? जगनमोहन रेड्डी। अरे कांग्रेस के लोगों ने? कांग्रेस के लोगों ने? क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस की रुकिए, इस तरह से डिबेट नहीं होती, आप दोनों बीच में बोलते रहेंगे। संदीप जी और विनोद जी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। संदीप जी एक सेकंड, आपसे मैं जो भी सवाल करती हूँ आपको उसका जवाब देना नहीं होता, आपको भटकाना होता है। लेकिन मैं रोहन गुप्ता जी से जवाब चाहूंगी जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए। रोहन गुप्ता जी, देखिए, अभी जो मुद्दे पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, मैंने बहुत स्पेसिफिक बात की। ये जो भड़काने की राजनीति है या तुष्टीकरण की राजनीति, उससे देश का नुकसान हो ही रहा है, किसी को फायदा नहीं हो रहा है उसका। जहां उनकी सरकारें हैं, ठीक है, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण एक प्रिंसिपल रहा है कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने आंध्र प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो धर्म के नाम पे आरक्षण के लिए 2 बार प्रपोजल भेजा। उनको मालूम था कि संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिल सकता है, फिर भी प्रपोजल भेजा, फिर भी रिजेक्ट हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार की गुमराह करने की नहीं होनी चाहिए। जो भी सही होगा आपको वेट करना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा सजेशंस जेपीसी स्टडी कर रही है, उसका पूरा मुत्सद्दा बनेगा, उसके बाद पार्लियामेंट में आएगा, उस पर डिस्कशन होगा। तब आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रावधान है कि जहां पे एक मुसलमान भाइयों बहनों के सामने कहीं पे उसके अन्याय हो रहा है, आप उसका पूछाइए। अभी से क्यों? अभी तो एक ड्राफ्ट है, डिस्कशन हो रहा है, अभी से आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव है, आपको बोलना मजबूरी है। तो इस प्रकार की राजनीति से हम खिलाफ हैं और हमेशा से ट्रिपल तलाक का भी विरोध हो रहा था। आज मुस्लिम बहनें खुश है, उनका अधिकार जो है उनको मिला है। तो ये सुधार तो एक प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज कोई भी चीज में इंप्रूवमेंट है, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आप क्यों रोक रहे हैं? हमारा संविधान, हमारा देश, हमारा न्यायतंत्र पूरे विश्व में सबसे ऊपर है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, तो इस पर भरोसा रखिए। किसी ने कुछ थोपा नहीं है, पर डराने की राजनीति बंद कर दी। और मुस्लिम समाज में भी आप जानते हैं कि जैसे आप हिंदू समाज में जाति जनगणना की बात करें, वहां पे भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, वहां पे भी अलग अलग लोग हैं, वहां पे भी अलग अलग जाति हैं, सबको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड में काफी कंप्लेन मुस्लिम समाज के लोगों ने भी की है, जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको इंश्योर करना है। और जहां पे भी लगता है, जिसको भी लगता है कि ये गलत है, उसके सामने उसके आवाज उठाए। कोई भी देश में जब प्रक्रिया है तब डराने का काम बंद करिए, भड़काने का काम करिए। इस प्रकार से देश की राजनीति में कभी किसी का फायदा, देश का नुकसान नहीं हो, वो हम सबको मिलकर ध्यान रखें। संदीप जी आ रही हूँ आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। आपके पास आ रही हूँ ब्रेक के बाद। संदीप जी, ये तो कांग्रेस का डीएनए है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे।
यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलिए, DD न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और जल्दी से संदीप जी अपनी बात रखिए, लॉजिकल बात रखिएगा प्लीज। बिल्कुल, रोहन भाई ने महिला बेहतरी की 3-4 बार बात उठाई, 3 तलाक की बातें की। मैं सिर्फ रोहन जी से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर आप महिला बेहतरी की बात करते हैं तो इसी भारतवर्ष में 2011 की जनगणना में 20 लाख रजिस्टर्ड ऐसी महिलाएं थी जिनके पति ने बिना तलाक दिए उनको छोड़ दिया, और ऐसी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जिनके पति ने जो है उनको बिना तलाक दिए छोड़ दिया। उस पर कानून कब लाइएगा साहब? इस सब पर वक्फ बोर्ड ने इस सब पर वक्फ बोर्ड ने कुछ किया क्या? तीन तलाक। अरे संदीप जी, वक्फ बोर्ड पर वापस लौट कर आइए। वक्फ बोर्ड और दिल्ली ईद का आज का मुद्दा है, उस पर वापस लौट कर आइए संदीप जी, वापस लौट कर आइए मुद्दे पर। मजाक मत बनाइए कांग्रेस पार्टी की इतनी ज्यादा। नहीं, मुद्दे पर आइए। बिल्कुल, देखिए हम हंसी मत उड़वाइए जनता के सामने। नहीं उड़ेगी, वो जनता समझ रही है। हाँ, तो मुद्दे पर आइए जल्दी। बहुत मुद्दे की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे से संबंधित कोई सवाल है आपका? हाँ बिल्कुल है। हाँ, क्या? हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जी के जो है ऊपर इतनी बहस कर रहे हैं, वक्त के मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि वक्त का मुद्दा तो है नहीं। रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लगने पर उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई की जिनको एक जो है सनातनी शासक जो कि उन्हीं के बगल के रहने वाले राज्य का था, उसने मदद नहीं की, लेकिन बांदा के नवाब, अब सुन लीजिए, नवाब अली ने उनकी मदद की। ये चल क्या रहा है संदीप जी? आपकी नॉलेज पर ना मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि हम शो में मतलब डिबेट करने आए हैं यहाँ पर, या हम क्या कर रहे हैं? नहीं, अब देखिए, हंसी उड़ाकर टाल देना अच्छी बात है। हंसी नहीं उड़ा रही मैं। सुन लीजिए रीमा जी, बहुत गंभीर बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आज उनको किस तरीके से आज हिंदू और मुस्लिम का जरिया बनाया जा रहा है। किसको? वो हमारी स्वतंत्रता संग्राम रानी लक्ष्मी। वक्फ बोर्ड ने बनाया मुद्दा संदीप जी, वापस लौट कर आइए। कहाँ पहुंच गए आप? वक्फ बोर्ड ने मुद्दा बनाया है। आपके जो पीछे वो चल रहा है बीच में, इसमें भी रानी लक्ष्मीबाई जी मुझे दिख रही है, इसमें वक्फ कहीं नहीं दिख रहा है। हम रानी लक्ष्मीबाई बड़ा करके दिखाइए, इनको वक्फ नहीं दिख रहा है। इनकी आंखों का जो नंबर है उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। दिखाइए, वक्फ बोर्ड लिखा है, मस्जिद है, साथ में पुलिस बंदोबस्त है, और उसके साथ में रानी लक्ष्मीबाई की फोटो लगी हुई है, मूर्ति। लेकिन वो आपको नहीं दिखा। लेकिन सवाल पर आइए, सवाल पर। एक सजेशन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ विवाद हो रहा है वहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति बिल्कुल लगेगी, लेकिन जो मूर्ति हटाने की बात हो रही है, इस देश में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि नीचे से भी रास्ता बनाया जा सकता है। जहां पर जो हम संघ के सामने की मूर्ति की बात कर रहे हैं वहां पर रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लगी रहनी चाहिए, और यहाँ पर लगवाने की गारंटी संघ की पार्टी की है। कांग्रेस की बात जाने दी। इस कॉमेडी पर क्या मुझे रोहन गुप्ता जी से सवाल करना चाहिए? नहीं, मैं थोड़ी असमंजस में हूँ, लेकिन मैं रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि रास्ता जो है वो अंदर से भी निकाला जा सकता है फ्लाईओवर का, और ऊपर मूर्ति रह सकती है। तो आप लोग क्यों नहीं सलाह ले लेते हैं? हाँ ठीक है संदीप जी, समझ गए आपके भावार्थ। अब मैं जवाब ले रही हूँ। टेक्नोलॉजी हाईकोर्ट में जमा करवा दीजिए और कर लीजिए। सीमा जी, हम सब जानते हैं गंभीर मुद्दा है, और आपसे भी विनती है कि जब आप सिलेक्ट करें लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर करके करें, जिनको सब्जेक्ट का नॉलेज हो। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट एक प्राइम शो है आपका। हम लोग भी जब बैठते हैं तब कोई डिबेट का अगर पर्पस सॉल्व होता तो डिबेट होना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ वापस एक ही कहना है, विनोद जी भी हमारे सीनियर हैं, काफी लोग आप भी सीनियर हैं, थोड़ा सा डिबेट ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, मजाक का सब्जेक्ट नहीं है। हमको सिर्फ ये कहने की बात है कि कभी भी कोई लॉ देश में इंट्रोड्यूस होता है, एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। उसमें जो विरोध की चीजें उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, पर जहां पे सजेशंस मांगे जा रहे हैं, जहां पे पूरे देश में वो हो रहा है, तब भड़काने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली का भी मुद्दा हुआ है, उसने एक ट्रेलर दिखाया कि वक्फ बोर्ड की जो आज के जो अधिकार हैं उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है, कैसे हाईकोर्ट ने उसके सामने जवाब, ये एक एग्जाम्पल आया है।
एक हो रहा था वक्फ बोर्ड का और एक एग्जांपल आपके सामने आया, तो पूरे देश का ध्यान उसके ऊपर जाएगा कि कैसे इस लॉ का आज तक दुरुपयोग हुआ है और हाईकोर्ट ने किस तरह से उनको लताड़ा है। ये चीज फ्यूचर में ना हो, यही वक्फ बोर्ड का जो नया विधेयक है, अधिनियम है, उसका उद्देश्य वही है कि उसमें पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसा नहीं कि किसी हाँ ओके परमिंदर सेठी किसी भी प्रॉपर्टी जनता से राय मांगी जा रही है, आज मांगी जा रही है, उसके पहले आप सदन में इसको क्यों कहते हैं? पहले ही आप जनता से राय मांग लेते, पहले ही सुझाव मांग लेते, आप उसको लेके आते हो और बिना मांगे जेपीसी को भेज देते हो। तो साहब ड्रामा तो आप करवा रहे हो ना? नहीं बिना मांगे। एक मिनट रुकिए संदीप जी, मैं अभी मुझे इलॉजिकल बहस के लिए सवाल नहीं करने हैं। परमिंदर सेठी जी, ये एक टाइमलाइन है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़े और ये सब चीजों पर दोनों तरफ से शुरू हो जाते हैं। कल रात से अब तक जो चीजें हुई, एमसीडी को फाइनली रोकना पड़ा, ये जो मैसेज निकाले गए उसके बाद आज एमसीडी को कार्यवाही रोकनी पड़ी, ये पूरी जो टाइमलाइन है, और संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बीजेपी को निशाना बनाते हुए, आपको लगता है ना ये कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है कहीं कहीं सबकी? नहीं देखिए, इसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का क्या रोल है मुझे बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी ने एक मूर्ति को लगाने की बात करी, वहाँ पे वक्फ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन करा। अगर ये इसके ऊपर राजनीति ना करते, देखिए एमसीडी वहाँ पे एक बवाल हुआ, तो देखिए देश के अंदर आपकी सरकार है, आप पूरे देश के अंदर अभी जो विनोद बंसल जी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड में ये होता है, आतंकवाद होता है, अरे 10 साल से आपकी सरकार है, इसका मतलब आपकी सरकार का फेलियर है हर जगह पे। आप देश का माहौल खराब करने के अलावा और कोई काम ही नहीं कर रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, और देश की जनता को मूर्ख मत समझिए, दिल्ली की जनता को मूर्ख मत समझिए, वो सारी चीजें समझती है। इसीलिए जो आप 400 बार का नारा लेके चले थे 240 पे सिमट गए, और आने वाले समय में आपका 240 का जो है वो आंकड़ा 140 पे रह जाएगा। लेकिन ये सारे एक मिनट सुनिए, जहांगीरपुरी में मंदिर को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है, गणेश जी की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है, ये सब दिल्ली में ही हुआ ना। तो ये टाइमलाइन कहां से कहां तक जा रही है? बार बार यही कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, जात की राजनीति, प्रांत की राजनीति, भारत पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, उनको ये चीज छोड़नी पड़ेगी। देखिए देश के अंदर हिंदू मुसलमान भाईचारा हो, चाहे कोई और भी कम्युनिटी का भाईचारा हो, सब लोग आपस में रहते हैं, लेकिन राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल खराब करने का काम करती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं और आपको आगाह भी करना चाहता हूं, आप इस तरह की राजनीति से किनारा कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है। विनोद बंसल जी, देखिए रीमा जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए भाषण देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन मैं 2-3 बातें इनको कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कभी आम आदमी पार्टी का क्या रोल है, मुझे बताइए। आम आदमी पार्टी का रोल नहीं था तो उसके आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की मेयर है, उन्होंने एमसीडी के कमिश्नर को पत्र क्यों लिखा? आखिरकार संजय सिंह क्यों बोले? जब दिल्ली सरकार को कोई रोल ही नहीं है, आम आदमी पार्टी को कोई रोल ही नहीं है, तो आखिरकार जिहादियों के पक्ष में खड़े होने की जरूरत क्या थी? आप मुझे बताइए कि आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति जो जब भी दिल्ली में ऑलरेडी लगी हुई है, कि अगर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उसके कौन भड़का रहा है? तीसरी बात यह कि ये जो जिहादी बोर्ड है, इनके कुकर्म क्या अभी से छुपे हुए हैं क्या? दिल्ली के अंदर आप देखिए कई फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना दी जाती है और उसको वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति डिक्लेयर कर देता है। अरे पहाड़ी नहीं, फ्लाईओवर के ऊपर मजार, इसका मतलब क्या? फ्लाईओवर के अंदर दफनाया जाता है तो उसको, उस व्यक्ति को। आप मुझे बताइए कि आप शिफ्टिंग होनी है, मूर्ति की शिफ्टिंग होनी है, लेकिन आप इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए ना। ये वक्फ बोर्ड जो है ना, देखिए अब ये राजनीति करेंगे, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, ये बार बार बीजेपी का नाम ले रहा है। मैं कहता बीजेपी का नाम लेते रहिए, आप बीजेपी को कोसते रहिए, लेकिन सच्चाई समझ भागिए ना। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो जिहादी बोर्ड है, उस जिहादी बोर्ड के साथ में क्यों खड़े हो? और जब जेपीसी ने इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट मांगे थे तो उन व्यू पॉइंट्स को सब्जुडिस करके आप अपने व्यू पॉइंट जेपीसी पे क्यों थोपना चाहते हो? आखिरकार इसका विरोध करने के लिए क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई करेज नहीं है क्या? आखिरकार जब हिंदू द्रोही बात आती है तब तो तुरंत आप लठ लेकर खड़े हो जाते हैं कि भी हाँ जी हाँ हम उनके साथ हैं, और जब हिंदुओं के पक्ष की बात आती है तो आपको मुंह में दही जम जाता है। क्यों भाई? अब रानी लक्ष्मीबाई से भी द्रोह करने लगा आम आदमी पार्टी, क्या ये ठीक नहीं है ना? ठीक है, इसके देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। हम पहले भी लड़ रहे थे, ओके, आज भी लड़ रहे हैं,
और रानी लक्ष्मीबाई और हमारे वीर वीरांगनाओं के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, ये याद रखना। ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्तियों को अगर नहीं लगने दिया तो ईंट सीट बजा देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर माता का और वीर वीरांगना का अपमान नहीं सहन करेंगे। और दूसरी बात, भारत की पुण्य धरा को, पावन धरा को जिहादी भूमि नहीं बनने देंगे। ये दैत्यों के समर्पण में हम देवभूमि को नहीं आने देंगे, ये हमारा संकल्प है। आप देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि हमने क्या किया, और अभी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से विक्रमादित्य जी आगे आए थे, उन्होंने वहां हिमाचल की संस्कृति को बचाने की हाँ ठीक है, सारा केंद्र भाई कांग्रेस पार्टी कैसे आपका लॉजिक जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं एक्सेप्ट करेगी ना विनोद जी। लेकिन रोहन जी कुछ कह रहे हैं, फिर ब्रेक लेती हूँ और संदीप जी पर लास्ट। और जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई है वो इस बात का सबूत है कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की जो सत्ता है उसका दुरुपयोग होता है। और एक मैसेज है कि देश में जो न्याय तंत्र है वो सबसे सर्वोपरि है। और वैसे ही मैं कहता हूं कि वक्फ बोर्ड के जो सुधार हैं वो सबको मिलकर तय होंगे, वो सबको सबपरि होने चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुस्लिम भाई बहनों के सेंटीमेंट के साथ प्ले ना करे। बॉम्बे में देखा आप, जो AIMIM की राजनीति खत्म हो चुकी थी, इसलिए रैली निकाली, ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड में मस्जिदें ले ली जाएगी। अरे कहां पे लिखा है मस्जिदें ले ली जाएगी? कहीं पे भी नहीं लिखा गया। तो क्यों इस प्रकार की राजनीति करें? क्योंकि उनकी मजबूरी बन चुका है रीमा जी कि जब तक ये तुष्टीकरण नहीं करेंगे तब तक उनको वोट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हिंदू समाज में वो जाति जनगणना की बात करके डिवाइड करने की बात करें और वहां पे यूनाइट करने की बात करें। वक्फ बोर्ड से सब मुस्लिमों में जो अलग अलग जाति हैं सबके अधिकार की बात की गई है, उसके ऊपर उनको कुछ नहीं बोलना है। ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है, पूरे देश की जनता देखती है। और इसीलिए वो भले मीडिया में आके विरोध करें और भड़काने का प्रयास करें, पर बहुल्य मुस्लिम समाज ये चीज जानता है कि वक्फ बोर्ड है उनकी बेहतरी के लिए, और जो भी उनको लगता है कि इसमें त्रुटि है उसका सजेशन देंगे, उसका निराकरण होगा। पर इस प्रकार के भड़काने की राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी के द्वारा। जब तक आपका सब्सटेंस नहीं हो, जब तक वह सबूत नहीं हो, तब तक भड़काने की राजनीति से दूर रहना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद संदीप जी का रुख करूंगी, छोटा सा ब्रेक। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, वक्त कम बचा है मेरे पास, जल्दी से मैं फाइनल कमेंट के लिए संदीप त्रिपाठी जी जल्दी से बताइए, क्या देश को बरगलाना और भड़काना बंद होगा? क्योंकि चुनाव के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, अमित शाह जी के पास है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी अराजक तत्व हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, जो भी कट्टरपंथी विचारधारा का है, इस तरीके की अराजकता फैला रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम जो है सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ हाईकोर्ट के भी कई बार दलील दी जा रही थी। हाईकोर्ट ने कहा जो है अगर ईदगाह कमेटी को कि आप जो है कोर्ट को असंप्रदायिकता का जरिया मत बनाइए, तो वो सिर्फ ईदगाह कमेटी को यही नहीं कहा, वो भारतीय जनता पार्टी को भी कह रहा है कि आप रानी लक्ष्मीबाई जी को जो है अपनी सांप्रदायिकता का जरिया मत बनाइए। आपने पढ़ा ही नहीं? नहीं, मैंने पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी उसमें थी ही नहीं, पार्टी मैं ये कह रहा हूं उसमें भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। मुझे पता है वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई है और MCD का रोल रहा है ना। मेरे ख्याल से फिर गलत बात कर रहे हैं हम। नहीं, मैं गलत बात नहीं। मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि उसने सांप्रदायिकता के खिलाफ एक टिप्पणी की है। हाँ। और सांप्रदायिकता चाहे वो तो किसी को भी नहीं फैलानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, किसी को नहीं फैलानी चाहिए। विनोद जी फाइनल कमेंट। ओके विनोद जी फाइनल कमेंट। चलिए, आई थिंक विनोद जी तक आवाज नहीं जा रही है। रीमा जी मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ फाइनल कमेंट उनकी बात पर, सांप्रदायिकता देश में नहीं फैलानी चाहिए। चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। शो हमें यहीं तक की इजाजत देता है। आप सभी खास मेहमान आज हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जब सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि माहौल कौन बिगाड़ रहा है, तो ये एक वेग सा सवाल होता है, क्योंकि अगर कुछ वीडियो सामने आते हैं, लाउड स्पीकर पर ऐलान किया जाता है और भगोड़ा जाकिर नाइक हमारे देश के, भारत के मुसलमानों को आगाह कर रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और जाकिर नाइक की बात को पकड़कर यहां पर कट्टरपंथी नेताओं का एक जमावड़ा लग जाता है और वो भी उसके बयान को
अपने पक्ष में लेकर पूरा चलाने लगते हैं, तब सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुसलमानों को भड़का कौन रहा है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।